कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेस में आप सब संस्कृतज्ञों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप खुश हैं और स्वस्थ हैं, पूरे मनोयोग से आप अपना अध्ययन कर रहे हैं। हमने पिछली कक्षाओं में उच्चारण स्थान, यत्न, अभ्यंतर यत्न और बाह्य, इनके बारे में विस्तृत चर्चा करी थी। उम्मीद है कि वो पूरे वीडियो आपको समझ में आ गए। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके और अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, ताकि हम मिलकर के उनका एक समाधान निकालें। आज हम आपको एक विशेष जो अध्याय है आपका संज्ञा प्रकरण में सवर्ण संज्ञा, उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। और सवर्ण संज्ञा में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो सवर्ण संज्ञा है ये होता क्या है, इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। तो इसमें जो सूत्र है वो इस प्रकार है, तुल्यास से प्रयत्नम सवर्णम। बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप पूरे मनोयोग से पढ़ेंगे इसको। तुल्या से प्रयत्नम सवर्णम, तुल्या से तुल्य, क्या क्या पदच्छेद में क्या क्या निकलेगा, तुल्य और आश्य और प्रयत्नम, प्रयत्नम बराबर सवर्णम। सवर्णम। अब देखो हम बात करें तो किम नाम प्रयत्नम, किम नाम प्रयत्नम, तो आप क्या लिखेंगे, प्रकृष्टो, प्रकृष्टो यत्नो इति प्रयत्नम। ठीक है ना, आप एज इट इज लिखेंगे, प्रकृष्टो यत्नो इति प्रयत्नम। ठीक है। उसके बाद में हम देखें कि एक पद है आश्य, तो अत्र किम अस्ति, परीक्षा में पूछ सकता है कि तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम इति सूत्रे आस्य पदस्य को अर्थ है ना। तो आस्य पद का क्या अर्थ है ये आपके लिए जानना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, मुखम। क्या हो जाएगा, मुखम। आस्य इति पदस्य अर्थ है मुखम। अब आगे बात करें अपन कि तुल्य का क्या मतलब। तुल्य शब्द है समानता का प्रतीक। किसका, समानता का। दो चीजें समान होती हैं, एक जैसी होती है तो हम तुल्य शब्द का यूज करते हैं, ये आप जानते हैं। तो वो कह रहा है कि आश्य मुखम, मतलब जो मुखोच्चारण है अर्थात उच्चारण स्थान, जिस वर्ण का उच्चारण स्थान और यत्न समान होगा, तुल्य होगा, वो सवर्णी होंगे। वो क्या होंगे, सवर्णी होंगे। वो वर्ण सवर्णी होंगे जिनका उच्चारण स्थान और क्या, यत्न समान होगा, दोनों एक जैसे होंगे, तुल्य होंगे। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि इसमें यत्नो द्विधा, यत्नो द्विधा, यही तो लिखा था आपने कि यत्न दो प्रकार के होते हैं। तो हम कैसे मान लें कि ये अभ्यंतर की बात कर रहा है, कैसे मान लें कि ये बाह्य जो यत्न है उसकी बात नहीं कर रहा है। तो अपन कैसे माने इसको, ये कह रहा है कि यत्नो द्विधा, तो प्रकृष्टो
इति पदस्य को अर्थ है, इस पद में यह राज छुपा हुआ था। आचार्य पाणिनि ने, महर्षि पाणिनि ने यह नहीं कहा कि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों एक जैसे होंगे तो वो सवर्णी होंगे। उन्होंने प्रकृष्ट शब्द का इस्तेमाल किया, प्रकृष्ट है ना। यत्न जो शब्द था उसके आगे उन्होंने प्र उपसर्ग लगा दिया, और इसी उपसर्ग के वजह से ही हम ये मान के चलते हैं कि ये क्या है, आभ्यंतर प्रयत्न की बात कर रहे हैं। कैसे, जैसे प्रकृष्टो इति शब्द से को अर्थ है, तो इति शब्द से अर्थ है विशेष कोशिश। क्या, विशेष कोशिश। आप जानते हो कि प्रकृष्ट शब्द का अपने आप में जो अर्थ है वो है विशेष कोशिश। अब अपन बात करें यत्न में, प्रयत्न में, कि जो दो प्रकार के यत्न हैं, आभ्यंतर और बाह्य, इनमें कौन सा यत्न है जिसमें विशेष कोशिश वर्ण उच्चारण के लिए की जाती है? आप मेरी बात तो समझ रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि यत्न जो मूलतः जो पाणिनि का शब्द था वो यत्न था, है ना, लेकिन सवर्णी वर्णों को दर्शाने के लिए उन्होंने प्रयत्न शब्द जोड़ दिया। उन्होंने कहीं भी आभ्यंतर नहीं लिखा। तो आभ्यंतर नहीं लिखा तो हम कैसे जान ले कि यह आभ्यंतर की बात हो रही है? तो उन्होंने यत्न के आगे प्र उपसर्ग लगा दिया, और प्र उपसर्ग का मतलब है विशेष कोशिश। तो आप जानते हो कि जो आपका आभ्यंतर प्रयत्न है उसी के तहत जब अपन वर्णोच्चारण करते हैं तो हमारी विशेष कोशिश होती है, ठीक है ना। प्र उपसर्ग अपने आप में आभ्यंतर की ओर इशारा कर रहा है। जैसे अपन बात करें कि अपन च का उच्चारण करते हैं, किसका, च वर्ण का। देखो आप इसी से समझ जाओगे, ये च वर्ण है। अब च वर्ण में, च वर्ण के उच्चारण से पहले अपनी जिह्वा का ऊपर की तरफ जो स्थान मुर्दा है वहां पर पूर्णतः चिपक जाना, ये जो विशेष कोशिश है ना जीवा की, ये जीवा की विशेष कोशिश है। ये विशेष कोशिश ही च उच्चारण करने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो ये विशेष कोशिश है ना, प्रकृष्ट यत्न है ना, प्रयत्न है, यही तो आभ्यंतर प्रयत्न को बताती है। तो हम कह सकते हैं कि जो विशेष कोशिश है वो आभ्यंतर प्रयत्न के तहत ही होती है, इसलिए जीभ एकदम से चिपक जाती है, और फिर तेजी से जब हवा क्रॉस होती है, वायु क्रॉस होती है, तो हमारा उच्चारण उच्चारित हो जाता है ना, च। अब देखो इसमें यह आभ्यंतर प्रयत्न तो जीवा का हो गया प्रयास, विशेष कोशिश किसकी होगी, जीवा की। लेकिन इसमें बाह्य प्रयत्न भी साथ में है, क्योंकि अपने जो वर्णों का वर्गीकरण किया था यत्न में, तो बाह्य जो यत्न थे उसमें भी कुछ वर्ण रखे थे, तो उनका कैसे है, तो अपन च का उच्चारण करेंगे। तो जीभ का जो विशेष कोशिश थी, जीवा की जो विशेष कोशिश है, इसके अलावा हमारी होठों की भी चेष्टा है, होठों का भी एक हल्का सा मूवमेंट है, हल्की सी हलचल है, तो वो बाह्य यत्न है, वो वर्णोच्चारण के बाद का प्रयास है ना, तो वो विशेष कोशिश में नहीं आता। विशेष कोशिश में तो क्या आता है, अंदर जो वर्णोच्चारण होता है वही होती है। इसलिए क्या कह सकते हैं हम कि प्रकृष्टो इति शब्द से अर्थ है विशेष कोशिश है ना, विशिष्ट कोशिश है, और इसका अपने आप में ये अर्थ है कि आभ्यंतर प्रयत्न की बात हो रही है। अब देखो कैसे होता है ये सब ऐसे होता है भैया, जैसे मान लो कि ये है अ और ये है आ, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे हिमालय शब्द है तो हिम का ए हो गया और आलय का आ हो गया। अब क्या हुआ कि जो ये आ है और ये ए है, ये दोनों सवर्णी है ना, ये सवर्णी है, इसलिए इनकी सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। क्यों सवर्णी है? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। भाई मैंने बताया ना, ए कु है विसर्जनीय नाम कंठ है, तो यहाँ पर ए के 18 प्रकार मान के चलो आप, तो ये 18 में एक आता है। और ये ए है, इसका प्रयोग दशा में तो समृद्ध है, लेकिन प्रक्रिया दशा में ये भी विवृत है। तो अपन क्या है, इसका भी उच्चारण कंठ, इसका भी उच्चारण कंठ, इसका उच्चारण स्थान कंठ, इसका उच्चारण स्थान कंठ, और इनका जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो क्या है, दोनों का विवृत है। क्या है? विवृतम। इसलिए दोनों का
उच्चारण स्थान और प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न दोनों का समान होने के कारण ये दोनों सवर्णी है। और अकह स्वर्ण दीर्घ से इनकी जो ये दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अपन और देखें तो ये ई और ये ई भी सवर्णी है, ये ऊ और ये ऊ भी सवर्णी है। ठीक है ना, ये सवर्णी है और ये दीर्घ हो जाते हैं। समझ रहे हो ना आप। अब देखो क्या है, अगर अपन बात करें इस क का उच्चारण स्थान कंठ और इस क का अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, स्पृष्टम। इसका क्या है, स्पृष्टम। यहाँ पर कोई किसी को संदेह नहीं है। अगर अपन अंगा की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान और इसका जो अभ्यंतर प्रयत्न है वो स्पृष्टम है। ठीक है, अब यहाँ ये दोनों सवर्णी है क्या, ये दोनों सवर्णी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर प्रकृष्ट यत्न की बात हुई है। तो देखो इसमें अंगय में क्या हो जाएगा, अंगय में कंठ तो है ही है, कंठ तो है ही है, साथ में इसके क्या होता है, नासिका। इसलिए प्रकृष्ट नहीं है ये ना, प्रकृष्ट यत्न नहीं है, क्योंकि ये कंठ ही होना चाहिए। अगर ये साथ में है तो ये सवर्णी नहीं होंगे। इसके बाद में अपन और बात करें, और क्या बात करें अपन कि अपने पास ये हैं, क्या ये सवर्णी है, तो ये दोनों सवर्णी नहीं है और ये सवर्णी नहीं है। ये भाई क्यों नहीं है, जब ई और ई हो सकता है ह्रस्व और दीर्घ, ऊ और ऊ ह्रस्व और दीर्घ हो सकता है सवर्णी, तो ये क्यों नहीं है। तो इनके लिए एक तर्क दिया गया है कि साहब महर्षि पाणिनि ने इनको अलग अलग सूत्रों में लिखा है। अब प्रश्न उदेति, यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि अलग अलग सूत्र हैं, तो अलग अलग तो सारे ही सूत्र हैं, जैसे ए ई ऊण है ना, ये भी अलग है। फिर अपन बात करें री री का, ये भी अलग है, तो अलग तो सारे ही हैं। तो फिर इनकी सवर्ण संज्ञा क्यों नहीं। देखो आप विशेष रूप से देखोगे, बड़ी गहनता से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई में अलग अलग हैं। जैसे इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था सूत्र में ए उण रील रिक ए ओंग, क्या कहा था, ए ओंग, ठीक है, और ऐ औच। मान रहे हो ना इस बात को। यदि नहीं मानते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप मान ही जाएंगे मेरी बात को। ए उण रील रिक ए योंग ऐ ओच, ठीक है, ये अलग अलग हैं भैया। जो एओंग है ऐ ओच है, इसमें इन्होंने क्या किया कि एक और ऐ को दोनों को अलग अलग रखा है, जबकि ए ई और ऊ एक साथ है, री और री एक साथ हैं। तो एक साथ है मतलब वो सवर्णी हो सकते हैं, वो सवर्णी हैं, और रील री एक साथ है, इसका मतलब ये सवर्णी हैं और सवर्णी हो सकते हैं। लेकिन ऐ और ए और ऐ को, ओ और औ को उन्होंने अलग अलग रख दिया, यही लॉजिक दिया गया। ये बात आप समझ गए होंगे शायद। चलो बहुत अच्छी बात है अगर समझ गए तो। अब देखो और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है भैया कि अपन बात करें, एक सूत्र है री 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 वर्णियो हो मिथ है सावर्ण्यम वाच्यम। री ली वर्णयोर मिथ, री ली वर्णयोर मिथ है, री ली वर्णयोर मिथ है सावर्ण्यम वाच्यम। वो कहता है कि इस वार्तिक के द्वारा कि री और जो ली वर्ण है, री और जो आपका ली वर्ण है, उनको भी आप सवर्णी मानो, उनको भी आप सवर्णी मानो। इनको भी उन्होंने सवर्णी संज्ञी माना है, ठीक है ना। तो अपन ने क्या देखा था, अपन ने देखा था कि ए के 18 भेद होते हैं, उसी प्रकार से और स्वरों के भी भेद माने थे। अपन ने री के भी 18 माने थे, और अपन ने री के 12 माने थे भेद, है ना। री 12 प्रकार की होती है और री 18 प्रकार की होती है।
और जब वार्तिक के द्वारा ये कह दिया गया कि रील री वर्ण्योर मिथ है सावर्ण्यम वाच्यम, इसका मतलब ये हुआ कि री और री दोनों सवर्णी हैं, तो इन दोनों की जब सवर्ण संज्ञा हो जाती है तो सवर्ण संज्ञा होने के कारण री के कितने भेद हो गए, 30 भेद हो गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इस बार परीक्षा में आएगा और आप इसको बड़े ध्यान से याद रखोगे, री के 30 भेद हैं, ठीक है ना। अब मैंने उस समय ये बात क्यों नहीं बताई, इसके पीछे ये लॉजिक था क्योंकि हर चीज़ का एक फिक्स पैटर्न होता है, वो चीज़ उस पैटर्न पर काम करती है भैया। ये लाइट है ना, इस लाइट में जो वायरिंग हो रखी है ना, उसका भी एक फिक्स पैटर्न है ना, श्रेणी क्रम है, समांतर श्रेणी क्रम, इस तरीके का लाइट का फिक्स पैटर्न है। आपके कंप्यूटर का जो बोर्ड मदरबोर्ड होता है उसका फिक्स पैटर्न है, तो आपके दिमाग का भी एक फिक्स पैटर्न है ना, चीज़ें पैरेलल है, उसमें एक व्यवस्थित क्रम में आपका दिमाग, आपका माइंड। अगर जैसे तार एक दूसरे को आप अगर श्रेणी क्रम में व्यवस्था है उसके खिलाफ कर देंगे ना, उसके विरुद्ध कर देंगे, तो वहाँ पर क्रैश हो जाएगा। आपके माइंड में भी वही स्थिति है, अगर चीज़ें आप उल्टी पुल्टी दिमाग में डालोगे ना तो वो क्रैश हो जाएंगी। हमारे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होती, वो बहुत सारी चीज़ें इसलिए याद नहीं होती क्योंकि हम उल्टा सीधा दिमाग में डालने का प्रयास करते हैं और हमारा माइंड उन चीज़ों को क्रैश कर जाता है, और क्रैश करने की वजह से हम प्रभावी लर्निंग नहीं कर पाते। इसलिए ये जो सवर्ण संज्ञा है ना, उस समय अगर पढ़ते ना तो ये बातें फिर आपको क्रैश कर जाती कि अच्छा सवर्ण संज्ञा बीच में आ जाती, वो है ना, वो बात बीच में आ जाती। इसी प्रकार से मैंने हलंत्यम से आपको इत संज्ञा बताई है। अब इत संज्ञा के और भी सूत्र है ना, जैसे चुटु है, लसक्व, तद्दिते है, इस प्रकार जो और सूत्र है ना, उनका मैंने वहाँ पर जिक्र नहीं किया, उनकी चर्चा वहाँ पर नहीं की, क्योंकि उन इत संज्ञा सूत्रों का जो उपदेश था, माहेश्वर सूत्र थे, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं था। अगर मैं वहाँ पर उनका भी जिक्र कर देता तो वो इत संज्ञा ये इत संज्ञा आपस में क्रैश कर जाता है ना मामला, फिर आप कंफ्यूज में रहते। तो चीज़ों को व्यवस्थित रूप से तैयार करो आप, है ना। अब मैं उनके वहाँ पर आपको उदात, अनुदात, अनुनासिक ये सब पढ़ा रहा था और वहाँ पर सवर्ण संज्ञा का जिक्र कर देता तो मेरे हिसाब से चीज़ें उलझ जाती है ना। तो एक फिक्स पैटर्न के अनुसार पढ़ो। एक पैटर्न की चीज़ अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना तो वहाँ पर एक ही पैटर्न की आपकी बातें चलनी चाहिए। अगर आप दूसरा पैटर्न घुसाने के प्रयास करोगे, जैसे राजस्थान में आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ते जाओ आप, रिलेटेड चीज़ें। अगर कोई आप अलग चीज़ पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे उन चीज़ को उसमें घुसाओ। अगर आपने 1 घंटा आपने आर्ट एंड कल्चर पढ़ी, फिर अचानक से ज्योग्राफी डाल दी दिमाग में, तो वो चीज़ें मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि वो चीज़ें क्रैश कर जाएंगी। वो वहाँ पर पढ़ तो लोगे आप, लेकिन वो इफेक्टिव लर्निंग नहीं होगी। आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो व्यवस्थित रूप से पढ़ो। हम जो इत संज्ञा विधायक सूत्र है ना, वो 4, 5, 6 और हैं, उनको सबसे लास्ट में पढ़ेंगे ताकि वो चीज़ें क्रैश न करें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सवर्ण संज्ञा का ये मामला खत्म हो गया। ये आप इसके बारे में थोड़ी सी बात ये और जान लो। क्या जाननी है आपको कि ये जो है ये संज्ञा सूत्र है, ये कैसा सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र है। और इसमें संज्ञी कौन कौन है, इसमें संज्ञी जो मुखोच्चारण, जो मुख से उच्चारित वर्ण है और जिनका अभ्यंतर प्रयत्न भी समान है, वो इसके संज्ञी हो जाएंगे। और ये क्या है, ये सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है, याद रखना, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र, ऐसा याद रखना आप। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि ये कैसा सूत्र है, तो ये संज्ञा सूत्र है, इसमें संज्ञा कौन है आप जानते हो, और कौन सी संज्ञा हो रही है, तो सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है, ठीक है। आगे अपन संयोग संज्ञा की बात करेंगे और उसके बाद में पदम संज्ञा की बात करेंगे। इस प्रकार से हमारा चैप्टर पूरा होता जाएगा। और उसके बाद में हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अब तक जो पेपर उपलब्ध हैं बाज़ार में, इन 10-15 सालों में और भी जो पेपर उपलब्ध हैं, उन सब का एक कलेक्शन करके और पूरी स्क्रीन के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे कि हमारे संज्ञा प्रकरण पढ़ने के बाद में आज तक की कोई परीक्षा में ऐसा प्रश्न तो नहीं आया है जो हमारे नोट्स में नहीं है और उस पेपर में है। अगर ऐसा है तो हम फिर से
प्रयास करेंगे, इसको और डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे प्रश्न हैं वो इसी में समेट लेंगे अपन। ठीक है, धन्यवाद।